नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे टैलेंटेड, एक ऐसे बेहद प्रतिभाशाली युवा हैं जिनसे मध्य प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल से हैं। और बुंदेलखंड वो क्षेत्र है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से इसलिए नहीं कि मैंने जर्नलिज़्म डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से किया है, मैं जानता हूँ कि वो प्रतिभा की खान है वो जगह। क्यों है? देखिए, आप पहले तो हम बॉलीवुड से ही शुरू करें, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से, कि 3 बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता मुंबई फिल्म जगत को या भारतीय सिनेमा को बुंदेलखंड ने दिए हैं। गोविंद नामदेव, आशुतोष राणा और आशुतोष राणा के साथ ही मुकेश तिवारी। और अभी न जाने कितने और कतार में हों। तो जो मेरे साथ युवा अभिनेता हैं वो भी बुंदेलखंड से हैं और सागर से हैं, और उनकी एजुकेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हुई है। और अभी अभी आपने उन्हें आश्रम में एक बहुत ही पावरफुल रोल में देखा है, रॉकी के। इसके पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा और भी कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट सीरियल्स में उन्होंने अपनी चमक बिखेरी है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आकाश सिंह राजपूत। बहुत स्वागत करता हूं आकाश जी आपका। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जिस तरीके का इंट्रोडक्शन दिया है, ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी अदालत में रजत सर के साथ बैठा हूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूं चैनल के सभी दर्शकों को, क्योंकि बंसल न्यूज़ मेरा फेवरेट चैनल है और आप मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं सर। क्योंकि जैसे इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी हैं, वैसे बंसल न्यूज़ में शरद द्विवेदी जी हैं, और दोनों लोग इतने फेमस हैं कि अपनी सरलता के लिए, अपनी सहजता के लिए सर मैं बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बैठ। सर, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, और इसलिए फ़ैन नहीं हूँ कि मुझे आपने मेरी तारीफ़ की है तो मैं, जैसे हम बुंदेलखंड में कहते हैं कि गुरु आप हमारी पीठ खुजाओ और हम आपकी खुजाएं, ये नहीं है बात। क्योंकि आपके भीतर वो सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर्याप्त हैं, और आप उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिसने भी आपको रॉकी के किरदार में देखा है, उसने उस स्पार्क को आपके भीतर, उस चमक को महसूस किया। पहले तो मुझे यही बताइए आकाश जी कि ये जो यात्रा शुरू हुई, पर्सनैलिटी तो ईश्वर की कृपा से आपको मिली ही है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, उनका व्यक्तित्व वो आप में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, एक अदायगी, एक कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने का एक जज्बा, ये सब का एक राइट कॉम्बिनेशन आपको सफलता की तरफ ले जाता है। आपको भी करीब करीब 6-7 साल, 8 साल हो गए हैं। कैसे अपने संघर्ष को याद करते हैं? ये शुरू की वक्त की बात है जब मैंने पिताजी से समय मांगा था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी सी डिग्री पाके कहीं जॉब करूं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं। बट क्योंकि मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं एक कलाकारी में भी अपना हाथ आजमाऊं, तो शुरू के दौर में जब मैं गया था तो वहाँ पर मुंबई में बहुत भीड़ है। वहाँ बहुत कलाकार, जितने मेरे जैसे कई, वहाँ हज़ारों लाखों कलाकार एक से एक बॉडी बनाकर घूम रहे होते हैं। और वहाँ आपको खुद से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि इतनी भीड़ में एड्रेस बताने वाला नहीं मिल रहा, तो मुझे राह पकड़ाने वाला कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले जो कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि एक आदमी जब तक कंफर्ट जोन में रहता है तब तक वो सफलता को हासिल नहीं कर सकता। लिमिटेड पैसे घर से लेना, क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज से निकला था और वहाँ पे गया था, 6 महीने का वक्त मेरे पास था। तो जितने भी पैसे मिलते थे तो मैं प्रयास करता था ये पैसे सदुपयोग हों, क्योंकि मुंबई ऐसी महानगरी है, चकाचौंध की नगरी है, जहाँ पहुँच के आदमी सबसे पहले ग्लैमर देखता है, क्लब्स देखता है, पब्स देखता है। इतने वहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं करने को कि वहाँ मदमुक्त हो जाता है। लक्ष्य जहाँ दिख रहा होता है, उस लक्ष्य को ना देख के वो सारे साधन देखता है। तो मेरा प्रयास ये रहता था कि पैसे बचा के जितना अपने ऊपर खर्च, अपने खाने में खर्च कर सकूं। खुद मैं वहाँ पे खाना बनाता था, मेरे पास कुक भी नहीं था, और ऑटो पहले रोक देता था। वहाँ से 20 रुपये बचते थे तो उससे, जैसे आपने कहा, पानी की बोतल और चाय लेता था। स्टूडियो के पास जाके प्रोडक्शन हाउसेस में बैठ जाता था, ताकि मैं कम से कम वहाँ पे बैठ के महसूस कर सकूं कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। ये बताइए कि इस दौरान कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि सागर का वो बढ़िया जीवन याद आया हो, सुर्खी का, या फिर ऐसा लगा हो कि कुछ अपना चल के कुछ बिजनेस शुरू किया जाए? 2011 की बात है।
मैं 4 साल बाद पापा जी से समय मांग के MBA की शिक्षा अपनी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद वापस पहुंचा। मैं देखा कि जो लोग 2011 में वहाँ पे एक्टिव प्रिपेयर्स में संघर्ष कर रहे थे, वो अभी भी संघर्ष कर रहे थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला, अब 4 साल बाद आया है तो क्या सोच के है, तुझे काम मिल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है। वही चीज़ आती है, अगर आप किसी चीज़ को, लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ में मिलाने में जुट जाती है। मेरा ये मानना है, जो शाहरुख खान की एक बहुत बड़ी फिल्म का डायलॉग है, ये मैं अपने एक जीवन में, वो फिल्मी डायलॉग था लेकिन उसको मैंने ये ठाना था कि कभी भी हौसला टूटे, क्योंकि तोड़ने वाले हर कोई हैं। लेकिन मेरी माँ ने बताया था कि जब भी छुपके से कमज़ोर हो तो मेरी माँ कहती थी कि हमेशा एक गाना गाना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वो जो गाना है, वो गाना मैं गुनगुनाता रहता था। कभी गुनगुनाते हुए नमी नहीं आई माँ को याद करके? जी, आंसू भी आए। अक्सर तो रात में रोता था कि मैं गलत स्टेप उठा लिया, शायद माता पिता से जितना कॉन्फिडेंस से मैं वहाँ से निकला था मुंबई के चकाचौंध में, और इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एक से एक स्मार्ट शख्सियत वहाँ पे देखने को मिलती थी। जिम में जाता था बॉडी बनाने के लिए तो लगता था यहाँ तो पहले से ही एक से एक धुरंधर हैं। मुझे लगता है मैंने एक गलत स्टेप ले लिया। लेकिन फिर वहाँ से सीख मिलती है कि जब संघर्ष प्रभु राम का भी रहा है, उनके चरित्र का सवाल रहा है, तो एक कविता जो है वो मैं संदीप द्विवेदी जी की सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। कि सहेली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से बालपन का सामना था, आदेश भी था मानना, धर्म भी था मानना। तब किस तरह तुम सोचो धर्म पर चल सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ये प्रेरणा के साथ आप वहाँ टिके रहे और यही सोचते रहे कि मुझे आगे बढ़ना है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पहला ब्रेक थ्रू लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो क्षण होता है जब हम कहते हैं यूरेका, मिल गया, एक कहीं एक ऐसा हमें जगह मिल गई कि एक अब एंट्री आसान होगी। हालांकि उसके बाद भी परेशानियां आती हैं, लेकिन आप कैसे याद रखते हैं अपने उस क्षण को, जब आपने ये फील किया कि ये अब मौका मिल गया है, अब रास्ता आसान दिखता है? ऐसा कोई क्षण जो आपको याद आता हो? जी, जब गया था तो मुझे इंडस्ट्री का दावपेच नहीं पता था कि किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए। 1 महीने के अंदर मुझे जी पे एक शो मिला था, बाजीगर। तो उसमें एक बड़े एक्टर थे, वो मेरे साथ काम कर रहे थे, और बाजीगर शो में मुझे ब्रेक मिल गया था उसके मित्र का, एज अ पैरेलल लीड। क्योंकि मुझे नियम कायदे नहीं पता थे तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बुलाने आता था, तो मैं इतना खुश हो गया, मुझे इतने जल्दी काम मिल गया। मैंने कहा आता हूँ, मैंने कहा आ रहा हूँ। वो बोल रहे हैं एक्टर वेट कर रहे हैं। मैंने कहा आता हूँ ना, क्या जल्दी है। मुझे पता नहीं था कि क्या नियम कायदे हैं, जब आपको बुलाया जाए तो आपको जाके वहाँ बुलाना पड़ता है। और जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया तो एक डायरेक्टर साहब थे, वो बोलते हैं अरे टाइटैनिक का हीरो आ गया। तो जो वहाँ पे एक्टर थे मेन, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर तो मुझे स्टार बोलने लगा है। तो उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लगा, और तीसरे चौथे दिन मुझे शो से निकाल दिया गया। तो मेरा जो गुब्बारा एक मुगालतों का उड़ता जा रहा था, वो एकदम से फुस होके फट गया। तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि शुरू में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। हमें पता होना चाहिए कि अपने से बड़ों की कैसे आदर करना है, संघर्ष कैसे करना है। फिर इसी संघर्ष में एक और ऐसा किस्सा हुआ कि मैं एक जगह, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया कि बहुत अच्छा रोल है आपका, 20-30 दिन का रोल है, आप आ जाइए। तो उस टाइम लोकल बसेस में मैं ट्रैवल करता था, तो बस में ट्रैवल करके मैं गोरेगांव ईस्ट पहुंचा, वहाँ पे फिल्म सिटी है, और वहाँ पे देखा कि लोग तलवारें चला रहे हैं। तो वो आते हैं, बोलते हैं लीजिए तलवार चलाओ। मैंने कहा आपने तो कहा था 20 दिन का रोल है।
उन्होंने कहा यही रोल है भाई, आपको तलवार चलानी है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत कम समय है मेरे पास, सबसे पहले समय की एक सीमा थी मेरे पास 6 महीने की। तो मैंने कहा सर मैं तलवार नहीं चलाने आया हूँ, यहाँ पे एक्टर बनने आया हूँ। तो बोलते हैं नवाजुद्दीन साहब को देखो आप, 25 साल हो गए उन्हें, कास्टिंग डायरेक्टर नामे जाने थे, उन्होंने कहा नवाजुद्दीन साहब से सीखो, आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने कहा सर नवाजुद्दीन साहब को 25 साल लग गए ये बताने में कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक अच्छे कलाकार हैं, उनकी आवाज़ आपको 25 साल बाद पहुंची। तो देख के वो डर गए कि ये कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और किसी काम को लात मारना जो आपका काम होता है, वो कोई भी छोटा भी काम हो वो काम कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैंने तलवार उठाई, मैंने उस दिन ट्रायल लिया और उसी बीच डायरेक्टर साहब की नज़र मेरे पे पड़ गई और डायरेक्टर साहब ने भीड़ से देखा और कहा कि वो लड़के को बुला के लाओ, क्योंकि वो देख रहे थे मैं पूरा 100% तलवार चला रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीख रहा था। तो उन्हें लगा मेहनती लड़का है। तो उन्होंने बुला के मुझे बोला कि एक्शन आता है। मैंने कहा सर मैं तो स्टार्ट होने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तो उसी दौरान मुझे करम फलदाता शनि में राजा मनु का रोल मिला था। उसके बाद स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ ही मैंने पोरस शो किया था, जिसमें मैंने हिफैशन की भूमिका निभाई थी सिकंदर जी के साथ। और आज भी वो दूरदर्शन पे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 8:30 से 9 बजे तक वो शो दूरदर्शन पे प्रकाशित हो रहा है, तो आप उसे देखिए। उसमें मैं हिफैशन की भूमिका में हूँ। जो सिकंदर पूरे दुनिया का राजा था, उसके साथ ही मैं वीरू की तरह काम करके आगे बढ़ा हूँ। आपसे जितना बात करके मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ लग रही कि एक बहुत ही प्योर हार्टेड, दिल की बात ज़ुबान पर तुरंत आ जाती है। बॉम्बे में ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग दिल के साफ़, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि आपके आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपके व्यक्तित्व में डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही आपको एग्जिबिट होना चाहिए, वैसे ही दिखना चाहिए। लेकिन आपको क्या किसी ने सलाह दी वहाँ कि भैया तुम तो जो दिल की बात ज़ुबान पे तुरंत आ जाती है, तुरंत मन की बात बोल देते हो कि तलवार चलाने नहीं आया हूँ, आ रहा हूँ ना 2 मिनट में, शॉट रेडी रहे ना, क्या हो गया? ये सब जो सादगी थी, आपकी सरलता थी, कुछ सीखा आपने, चेंज हुए या वैसे ही हैं अभी? जी, मैं जब राजपाल यादव जी हैं, वो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं और पिताजी के साथ उनके बैचमेट भी थे। तो राजपाल जी की शूटिंग में मैं गया था, तब मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। ऐसे ही आशुतोष चाचा जी भी हैं, उन्होंने भी बताया क्या करना चाहिए। हर एक लोग का, हर एक आदमी का अलग ज़रिया था जाने का, क्योंकि कोई फिक्स कोर्स नहीं है कि आप इतना पढ़ोगे आईएएस की पढ़ाई की तरह कि इतना पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ें मेरे हिसाब से इस पूरी दुनिया में, हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक है नेतागिरी और दूसरा है कलाकारी। ये दोनों इतनी अनप्रेडिक्टेबल हैं कि टिकट किसको कहाँ मिल जाए ये आप कह नहीं सकते। तो यही कलाकारी का टिकट लेने गया था मैं, क्योंकि राजनीति से तो मेरा अभी नाता दूर दूर तक नहीं है। तो मैं कलाकारी के रूप में मैंने सोचा एक टिकट हम भी हाथ आए। तो सब ने अपने तरीके बताए। तो राजपाल जी ने कहा ये देखो, उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी कि बच्चे को एक नारियल मिला और वो फोड़ना चालू हो गया। एक माता भी थी उनकी बगल में, वो मना कर रहा है, वो नारियल फोड़ रहा है। तो बोलते हैं इससे क्या सीखे? तो मैं तो उनके शब्दों को नहीं समझ पाया। वो कह रहे थे कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है, जहां जितना कर सको अपना पूरा कर दो, 100% ही करो। कोई तुम्हें तौर तरीके नहीं बताएगा कि नारियल कैसे फोड़ना है। जिस दिन नारियल फूट गया उस दिन अपने आप ही आपको अमृत मिल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने अपने जीवन में रखी कि एक तो सहजता, और फिल्म इंडस्ट्री के जो अच्छे कलाकार हैं, जैसे आपने बताया कि इतने बड़े कलाकार से मुझे कंपेयर किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ही इज़ माई फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। उनकी सहजता, उनका प्रेम, आप जिससे भी उनके बारे में पूछेंगे, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो शाहरुख खान सर को बहुत क्लोजली जानते हैं। वो छोटे से छोटे आदमी को सलाम करके, उनके सामने झुक के, इस्तकबाल करके मिलते हैं। और
जो उनसे 5 मिनट के लिए मिल लेता है। आपकी मुलाकात हुई? जी, मैं सिंधिया स्कूल में था जब वो बतौर गेस्ट आए थे, और शाहरुख खान जी ने जब मुझसे हाथ मिलाया था तो वो मैंने नहाया नहीं था, और रात भर मैं उस हाथ को देखता रहा कि इस लकीर को मैं अपने हाथ में जमा सकूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सबसे मुलाकात करी थी, वो मोहब्बतें पिक्चर का टाइम था जब शाहरुख खान अपने ज़ोर और बिल्कुल ऊपर, बहुत ऊपर थे अपने करियर में, आज भी ऊपर ही हैं लोगों के दिलों में। तो उनको देख के मुझे पता चला कि जो आदमी जितना झुकता है उतना ऊपर पहुंचता है। ये मुझे बचपन में बात पता चली। ये आपने रखा हुआ है अपने दिमाग में। आश्रम के अनुभव को आप कैसे याद करते हैं? प्रकाश झा एक बहुत ही नामचीन कलाकार हैं। जब आपने उनके साथ काम किया, वो एक तो कैप्टन ऑफ द शिप जिसको कहते हैं, कि वो, क्योंकि फिल्म इज़ अ मीडियम ऑफ डायरेक्टर का मीडियम है फिल्म, और प्रकाश झा उन डायरेक्टर्स में से हैं जो आपको कैरेक्टर में ले जाते हैं। प्रकाश झा सर, मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ उन्हें इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं बहुत उनसे प्रभावित होता हूँ, उनकी जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं। उन्होंने राजनीति, सत्याग्रह, आरक्षण, अपहरण, ऐसे समाज के सारे मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत कम निर्देशक हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो इस तरीके के समाज के मुद्दों को प्रकाशित कर पाते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मुझे ये अवसर मिला। मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर ने मुझे मौका दिया रॉकी का किरदार करने के लिए। तो हमारे जो सर हैं उनका बहुत स्ट्रिक्ट नेचर है, उनको देख के सामने वाला अपने आप डर जाता है। जो मेरे अंदर की बदमाशी है वो पूरी निकल जाती है, क्योंकि जब मैं उनके साथ पहली बार सेट पे पहुंचा था तो मैं बहुत जंपी बाउंसी टाइप का एक्टर हूँ, पूरे में कूद रहा था, घूम रहा था। तो पहला टेक था, मैं भोपा जी को रिसीव करने जाता हूँ, वो अध्ययन सुमन को मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, जब फर्स्ट सीज़न आया था। तो जब मैं चल रहा था तो सर ने देखा ये मेरे मेन कैरेक्टर को दबा रहा है। मतलब मैं अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं डर गया था सर से, तो मैं हीरो की तरह वॉक कर रहा था। और किरदार की भूमिका होती है कि आप मैनेजर हैं, मैं रॉकी मैनेजर हूँ तिनका का, अध्ययन सुमन जी का। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों वॉक कर रहे हैं सर? तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं किरदार में हूँ। तब सर का इतना ये बढ़प्पन देखिए कि सर ने मुझे खुद उतना चल के दिखाया कि आप मैनेजर कैसे झुकता है। जब कोई मिलने जाता है तो आइए आइए सर, अरे सर प्लीज़ कम। तब मुझे पता चला कि एक एक किरदार पे सर का इतना फोकस रहता है कि मुझ जैसे एक हीरोइज्म जिसके अंदर भरा रहता है उसको मैनेजर के रोल में ढाल दिया। तो आज जब मैं 3rd सीज़न में आप मुझे देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई मैनेजर है जो अपने किरदार में बंद के एक अच्छी कलाकारी कराने के लिए। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रकाश सर का। अगर आप ये देख रहे हैं तो थैंक यू सर। चौथे जो इसका हिस्सा है, जो अगली सीरीज़ 4th पार्ट इसका आने वाला है, उसमें भी हमने सुना है कि आपकी भूमिका है। जी जी, अभी 4th पार्ट का ऐसा तो अभी शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि ये सस्पेंस हमको भी रखा गया था, जो टीम यूनिट है, कि किसी को पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता थी। तो किसी को नहीं पता था कि 3rd पार्ट की एंडिंग कहाँ होने वाली है। तो 4th पार्ट आने वाला है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर शायद आपको ये पता हो या ना पता हो, आश्रम का इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है हमारे भारत में कि इसको 160 बिलियन लोगों ने देखा है। 24 घंटे में जब ये रिलीज़ हुआ था तो 1 करोड़ दर्शक इसे देख चुके थे। तो ये अभी तक का OTT प्लेटफॉर्म में हाईएस्ट है अभी तक जो आश्रम का रीच है, क्योंकि हमारे लोगों की जो आस्था है और जिस तरीके का हमारे लोग धर्म को मानते हैं, मैं भी धर्म को मानता हूँ। मेरे भी गुरु हैं देव प्रभाकर शास्त्री जी, दद्दा जी, और मैं भी 2-3 गुरुओं को और मानता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो धर्म के साथ खिलवाड़ करके, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बार प्रकाश सर ने उसी को उजागर करने का प्रयास किया है। राजनीति की राहें भी आपके लिए हमेशा खुली रही हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या अगर वक्त ने, परिस्थितियों ने मौका दिया
तो क्या राजनीति की इन राहों की तरफ भी आप बढ़ना चाहेंगे? हालांकि राहें, जैसा आपने कहा, कि ना मुंबई की आसान है, ना पॉलिटिकल सिस्टम की आसान। सर मैं इस बात से नहीं मुकर सकता कि मैं समाज सेवा नहीं करता, क्योंकि हमारा परिवार जो है, जब से मेरी पैदावार हुई है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से हमारा पूरा परिवार को मैं समाज सेवा के रूप में या समाज सेवक के रूप में देखता हूँ। और उसी वातावरण में मैं पला हूँ, उसी वातावरण में मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, और आज तक, जब से मेरे जन्म से लेकर आज की उम्र तक, मैं अपने पिताजी को समाज सेवक के रूप में देख रहा हूँ। अब उस टाइम जब आदमी शुरू करता है तो एक कार्यकर्ता के रूप में रहता है, जिसे हम शून्य बोलते हैं। तो मैं उसी शून्य की भूमिका में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति का भी वही है कि आपका अगर बैट और बॉल साथ में कॉम्बो बैठ गया तो स्टेडियम पार जाएगा, और अगर बैट छूटा, ये आपका निशाना मिस हुआ, तो आप आउट हो सकते हो। इसलिए बेटर है कि आप मैदान में डट के, समाज सेवा एक हमारा परिवार का काम है, जो करते आ रहे हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य करते हैं, और राजनीति एक उसका माध्यम है जो आपको मदद कर सकता है समाज सेवक के रूप में आगे आने को। तो मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मानता हूँ। ना मुझे कोई उम्मीद है टिकट की, ना मैं सपना देखता हूँ कुछ बनने का। मैं बस एक अच्छा इंसान जो लोगों का भला कर सके, लोगों के लिए कुछ कर सके, लोगों के लिए, युवाओं के लिए मोटिवेशन दे सके, बस इसी रूप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन टिकट चाहे बॉलीवुड का हो या पॉलिटिक्स का हो, मिलेगा तो स्वीकार तो होगा ही। सर एक कहावत है, बहुत बड़े किसी महारथी ने कहा था कि तेरी किस्मत से लिखा तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तेरी किस्मत से लिखा तुझसे कोई नहीं छीन सकता, अगर हो जाए उसकी कृपा तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। वाह, ये आपके भीतर के आशावाद की तरफ इशारा करता है। क्रिकेट की बात आपने की, अभी आपने 2-3 महीने पहले एक बड़ा टूर्नामेंट कराया, जिसमें एक दुनिया की जो रिकॉर्ड के लिए, हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है लंदन से, उसने आपको सर्टिफिकेशन भी दिया, और 430 क्रिकेट टीमें उसमें भाग ले रही थीं, और 6000 से ज़्यादा प्लेयर थे। मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट था जिसमें 430 टीमें और 6000 से ज़्यादा प्लेयर। कैसे सोचा आपने? रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया था क्या ये? सर जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको भी नहीं पता चलता कि आपका ये इरादा आपको कहाँ लेके जाएगा। मैं जब गांव में जाता था तो हमारे यहाँ पे लोगों के पास बैट भी नहीं थे खेलने के लिए। वो लोग लकड़ी का अपना एक बल्ला बना लेते थे, गीली बॉल या रबर का उसको लपेट के खेलते थे। कुछ लोग मैं देखा टेप रगड़ के, पेपर में टेप लपेट के खेल रहे हैं, उसमें रबर फंसा ले रहे हैं। तो मुझे लगा एक चीज़ है जो हमारे यहाँ धर्म से बड़ा है, जो हमारा धर्म है, जो आपकी कास्ट है, मेरी कास्ट है, उससे बड़ी, सबसे बड़ी कास्ट है क्रिकेट। क्योंकि जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तो पूरे लोग टीवी पे देखते हैं और सिर्फ एक आवाज़ आती है, इंडिया। उसमें ये नहीं आता कि ये मध्य प्रदेश, ये यूपी, ये बिहार, ये साउथ इंडिया। तो मुझे लगता था कि क्या ऐसा ज़मीनी स्तर पे किया जाए जो लोगों में कास्ट के प्रति एकता ले आए। तो रिलीजन क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में जो मानी जाती है, तो मेरा प्रयास था कुछ खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। क्रिकेट क्योंकि बहुत प्रिय है, लोकप्रिय है हमारे देश में, तो मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सोचा करवाने का। तब प्रयास ये था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हम अपनी ओर से चाहते थे कि लोगों को एक बैट दें और बॉल दें। ऐसा नहीं था कि सर इलेक्शंस चल रहे थे, हम इलेक्शन टाइम बांट रहे थे। ये हमारा इलेक्शंस के बाद हमने ये टूर्नामेंट कराया था, और मैंने सब लोगों को ट्राई किया कि हमारे युवा 16 साल से ऊपर जो हैं, जो 35-40 साल तक के हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक हमारी कोर समिति थी जो 100 से लोगों की थी, सुपर 100 जो थे, उन लोगों को मैंने पूरे गांव-गांव में बिठाल के हर जगह से समिति जो उनका टीम्स हैं उनका कलेक्शन किया।
और सर जब जो अमाउंट ऑफ लव पीपल हैव गिवन अस, जो सुर्खी के लोगों ने प्रेम बरसाया है हम लोगों के ऊपर, वो 6,500 लोगों तक पहुंच गया, 430 टीमें आ गई। अब हमें लगा कि आवेदन इतने आ गए हैं, और वही चीज़ है कि किसी को निराश करना नहीं जानते हैं, तो ये भी नहीं था कि मैं उनको बोलूं कि 100 लोग सेलेक्ट होंगे बाकी को हटा दूं। मुझे मन था कि सबको खिलाएं। तो ऐसे हम लोगों ने 5 स्थान देखे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 5 स्थान अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे हर स्थान में 5-5 मैचेस होंगे। तो एक दिन में एक जगह पे 5 मैच होते थे, और ऐसे 5 जगहों पर ये टूर्नामेंट चलता था। 25 मैच एक दिन में होते थे। उसकी पूरी रिपोर्ट्स पेपर में छपके, न्यूज़पेपर छपके, वहाँ पे सबके फ़ोटोज़ खिंचते थे, सबके आधार कार्ड सबमिट होते थे, क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का जब उन्हें ये पता चला कि इतने आवेदन आ चुके हैं, तो इंदौर में एक हमारे मित्र हैं, उनने बताया कि इस टाइप का अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जो लास्ट था वो गुजरात में 222 टीमों का था, और यहाँ पे आपका सर 430 हो गया है। तो हमने कहा अब क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं बस आप सबूत पेश कर दीजिए कि आपने टूर्नामेंट कराया है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये सबूत पेश कर देते हैं। तो इतने सारे बंडल्स हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास रखवा दिए। कितने दिन चला ये टूर्नामेंट? सर ये 1.5 महीने चला था ये टूर्नामेंट, और इसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पुरस्कार दिया था। उसके लिए उनसे भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का एवं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। तो फिर आपको ये सर्टिफिकेशन वहाँ से एजेंसी से मिला। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आगे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं जो आपके हाथ में हैं? सर मुझे आज की डेट में नहीं पता कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। मैं आपको ये भी आश्वस्त नहीं कर सकता कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कहता है, मेरा आत्मविश्वास कहता है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, उसी आत्मा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज और कल, मेरा आज कल ज़्यादा बेहतर होगा आज से। मध्य प्रदेश के लोगों की 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ होनी ही चाहिए, और इनके साथ साथ उन तमाम एक्टर्स और उन तमाम अपकमिंग टैलेंट्स के लिए जो जिस भी डिसिप्लिन के हों, कि ये कामयाब हों, क्योंकि इनकी कामयाबी में मध्य प्रदेश की भी कामयाबी है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।